Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Parahali. Myself Devojit Shah, and today I will discuss the part 4 of your geography chapter, Geography of Assam. ठीक है, इसके पहले 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है YouTube पे. उसमें हमने डिस्कस किया था आसाम के जो जियोग्राफी है, आसाम में कब कहाँ से माइग्रेशन हुआ था. उसके बाद डिस्कस किया था हम आसाम का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. तो आज हम डिस्कस करेंगे आसाम के जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, आसाम में कौन सा क्रॉप्स पाया जाता है, कब हार्वेस्ट किया जाता है, ये सब डिस्कस करेंगे हम. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. देखो, आसाम इज एन एग्रीकल्चरल स्टेट. ये तो सबको पता है, आसाम एक एग्रीकल्चरल स्टेट है. ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ इट्स पीपल अबाउट 75% आर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. आसाम के 75% से ज्यादा जो लोग हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं. ठीक है, एंड द एग्रीकल्चरल सेक्टर इज द मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ इट्स इकोनॉमी. आसाम के जो मेन इकोनॉमी है उसका जो इंपॉर्टेंट सेक्शन एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही से आता है. ठीक है, मतलब एक आसाम की इकोनॉमी का एक ड्राइविंग फोर्स है. ठीक है, आसाम का इकोनॉमी चलता है एग्रीकल्चर के ऊपर. ठीक है, more than 53% of the working population of Assam are directly or indirectly engaged in the agricultural sector. आसाम की जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें से 53% से भी ज्यादा लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज होते हैं. ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चरल सेंसस Assam, a total of 28.11 lakh hectare of land were cultivated in Assam during 2010-11. देखो, 2010-11 के दौरान आसाम का एक एग्रीकल्चरल सेंसस आया था. उसमें यह शो हुआ था कि आसाम में टोटल 28.11 लाख हेक्टर लैंड कल्टीवेट किया जाता है. ठीक है, which is about 88% of the total land available for cultivation. मतलब आसाम में जितना भी लैंड कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल है उसमें से 88% ही है जहां पे कल्टीवेट किया जाता है. ठीक है, अबाउट 85% ऑफ द फार्मर ऑफ द स्टेट आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर. देखो, यहां पे 2 वर्ड है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर. दोनों का अलग अलग डेफिनेशन है. ठीक है, मतलब क्या है, जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या बोला, जो मार्जिनल फार्मर्स वो फार्मर्स होते हैं जिनके पास 1 हेक्टर के लैंड है. ठीक है, लैंड अमाउंट 1 हेक्टर या फिर उससे कम हो सकता है. लेकिन जो स्मॉल फार्मर है वो क्या है, जिसके पास लैंड 1 हेक्टर से ज्यादा हो सकता है लेकिन 2 हेक्टर से कम हो सकता है. ठीक है, ये होता है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर. और आसाम के जो 85% फार्मर है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है. ठीक है, उसके बाद देखते हैं amount of rainfall and temperature, soil types, topographical characteristics are not same in all places of Assam. देखो, आसाम में हर जगह पे जो रेनफॉल अमाउंट वो सेम नहीं है, टेम्परेचर भी डिफरेंस है, सॉइल टाइप अलग अलग टाइप के सॉइल पाया जाता है, टॉपोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग होते हैं. तो उस हिसाब से कल्टीवेशन भी अलग होगा. यहाँ पे मान लो रेनफॉल ज्यादा है तो उसमें अलग टाइप के क्रॉप्स पाए जाएंगे. दूसरे जगह पे मतलब रेनफॉल कम है तो उसमें अलग टाइप के क्रॉप्स पाए जाएंगे. ठीक है, द होल ऑफ असम has been divided in 6 agroclimatic zones based on the variation in soil type and properties, topographical characteristics and rainfall and temperature distribution over the state. देखो, मैंने पहले ही बोला था आसाम में हर जगह पे टेम्परेचर सेम नहीं है, रेनफॉल सेम नहीं है, तो उस हिसाब से एग्रीकल्चर भी अलग अलग होगा. कहीं पे दूसरा क्रॉप पाए जाएंगे तो दूसरी जगह पे दूसरा क्रॉप पाए जाएंगे. तो क्या है, जो आसाम है ना, इसको 6 जोन में डिवाइड किया जाता है एग्रो क्लाइमेट के हिसाब से. मतलब यहाँ पे क्लाइमेट ऐसा है तो एग्रीकल्चर भी ऐसा होगा, यहाँ पे क्लाइमेट दूसरा है तो एग्रीकल्चर भी दूसरा टाइप के होगा. ठीक है, वो 6 जोन क्या क्या है, एक है लोअर ब्रह्मपुत्र वैली, दूसरा है नॉर्थ बैंक प्लेन जोन, उसके बाद सेंट्रल ब्रह्मपुत्र वैली जोन, उसके बाद अपर ब्रह्मपुत्र वैली जोन, और उसके बाद बराक वैली जोन एंड हिल जोन. ये 6 टाइप के जोन है. ठीक है, उसके बाद देखेंगे जो आसाम में जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं. ठीक है, देखो, जो लोअर ब्रह्मपुत्र वैली जोन है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं, कामरूप मेट्रो, नौलबारी, बक्सा, बोरपेटा, बोंगाईगांव, सिरांग, कोकराझार, धुबरी, ग्वालपारा. ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये लोअर ब्रह्मपुत्र वैली जोन के अंडर आते हैं. ठीक है, उसके बाद नॉर्थ बैंक प्लेन जोन, उसके अंडर कौन सा आता है, दरंग डिस्ट्रिक्ट, उदालगुरी, शोनितपुर, लखीमपुर
एंड धेमाजी, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये सारे के सारे नॉर्थ बैंक प्लेन जोन के अंडर आते हैं। उसके बाद सेंट्रल ब्रह्मपुत्र वैली जोन, उसके अंडर आता है नौगांव एंड मोरीगांव। उसके बाद आता है अपर ब्रह्मपुत्र वैली जोन, इसमें आता है तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट। उसके बाद आता है बराक वैली जोन, उसमें आता है कासार, करीमगंज एंड हाइलाकांडी डिस्ट्रिक्ट। और जो लास्ट टाइप होते हैं जोन के वो होता है हिल जोन, इसमें ज्यादातर दो डिस्ट्रिक्ट पाया जाता है, एक है कार्बी आंगलोंग एंड डिमा हासाओ, दोनों हिल डिस्ट्रिक्ट है, आपको पता है पहले, ठीक है। उसके बाद देखते हैं राइस इज द प्रिंसिपल क्रॉप ऑफ इन असम, ये इंपॉर्टेंट है। असम का जो मेन क्रॉप है, प्रिंसिपल क्रॉप, वो कौन सा है? राइस है। राइस इज कल्टिवेटेड इन ऑल एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। मैंने जो 6 एग्रोक्लाइमेटिक जोन डिस्कस किया उसमें से सारे के सारे एग्रोक्लाइमेटिक जोन पे राइस को कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है। 3 टाइप ऑफ राइस आर कल्टिवेटेड इन असम सच एज ऑटम राइस, विंटर राइस एंड समर राइस। 3 टाइप के राइस के वैरायटी होते हैं जो असम में कल्टीवेट किया जाता है। एक होता है ऑटम राइस, एक होता है विंटर राइस और एक होता है समर राइस, ठीक है। अमंग दिस द विंटर राइस इज एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड। इनमें से जो विंटर राइस होता है वो ज्यादातर कल्टीवेशन किया जाता है। इट इज कल्टिवेटेड इन अबाउट 70% एरियाज ऑफ द टोटल राइस ग्रोइंग एरियाज ऑफ असम। असम में जितने भी राइस ग्रोइंग एरियाज है उनमें से 70% एरियाज पे ये जो विंटर राइस है उसको कल्टीवेट किया जाता है। विंटर राइस ग्रोज वेल इन द फर्टाइल एलुवियल सॉइल ऑफ द ब्रह्मपुत्र एंड बराक वैली। आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं, जो ब्रह्मपुत्र और बराक वैली है उसके जो फ्लड प्लेन्स है उसमें फर्टाइल सॉइल पाया जाता है, और जो फर्टाइल सॉइल होता है उसमें विंटर जो राइस के वैरायटी है वो कल्टीवेशन किया जाता है। यूजिंग प्लांटेशन मेथड दिस राइस इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग जुलाई अगस्त एंड क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर। ये जो राइस है इसको कल्टीवेशन कब किया जाता है? जुलाई अगस्त में, और जो क्रॉप होता है उसको हार्वेस्ट कब किया जाता है? नवंबर दिसंबर में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ऑटम राइस। Autumn rice is cultivated in the fertile soil of the plain and it is extensively cultivated especially in the lower part of the Brahmaputra valley। ठीक है, ये भी राइस का एक वैरायटी है ऑटम राइस। ये कहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है? जो फर्टाइल सॉइल होता है उसमें कल्टीवेट किया जाता है, और जो ब्रह्मपुत्र वैली के लोअर पार्ट है उसमें ज्यादातर ये राइस का कल्टीवेशन किया जाता है। दिस टाइप ऑफ राइस इज ग्रोन यूजिंग बोथ द सोइंग एंड प्लांटेशन मेथड। ठीक है, ये जो राइस के टाइप है इसको 2 मेथड से कल्टीवेट किया जाता है, एक होता है सोइंग और एक होता है प्लांटेशन। देखो सोइंग क्या होता है? जो बीज हम सींचते हैं ना उसको सोइंग बोलते हैं, जैसे सीडिंग करते हैं हम, ठीक है। और जो प्लांटेशन मेथड है वो मान लो नर्सरी से लेकर जो नर्सरी होता है जहाँ पे पौधा पाया जाता है तो वहां से उठाकर जो कल्टीवेट किया जाता है वो प्लांटेशन होता है, ठीक है। मतलब कोई एक प्लेस से उठाकर दूसरे एक प्लेस में कल्टीवेट करना। और जो सोइंग होता है वो डायरेक्टली सीड होता है, एरियल सीड भी हो सकता है, डायरेक्ट हाथ से भी कर सकते हैं, ठीक है। इट इज फर्स्ट कल्टीवेटेड ड्यूरिंग द फेब्रुवरी मार्च एंड हार्वेस्टेड ड्यूरिंग जून जुलाई। ये कल्टीवेट कब किया जाता है? फेब्रुवरी मार्च के दौरान, और जो हार्वेस्ट कब किया जाता है वो जून जुलाई के दौरान हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करेंगे समर राइस। समर राइस और बोडो राइस इज कल्टीवेटेड मोर और लेस इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। जो समर राइस है वो असम के लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। द राइस इज ग्रोन जनरली इन द लो लाइंग एरियाज ड्यूरिंग द विंटर मंथ एंड हार्वेस्टेड ड्यूरिंग द समर मंथ ऑफ जून जुलाई जस्ट बिफोर द फ्लड कम। ठीक है, ये जो राइस के टाइप है ये ड्यूरिंग द विंटर मंथ, जब विंटर मंथ होते हैं तब इसको कल्टीवेट किया जाता है, और हार्वेस्ट कब किया जाता है? जो समर मंथ होते हैं जून जुलाई के, तो वहां पे उसका हार्वेस्ट किया जाता है। वो फ्लड आने के पहले, एग्जैक्टली पहले इसका हार्वेस्ट होता है, ठीक है। बिसाइड राइस द अदर प्रिंसिपल फ्रूट क्रॉप्स ऑफ द स्टेट आर व्हीट, मेज एंड डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पल्सेस। देखो राइस के अलावा भी कुछ और असम में कल्टीवेट किया जाता है, जैसे व्हीट हुआ, मेज हुआ, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस हुआ, वो भी कल्टीवेट किया जाता है। ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, लेंटिल, पी, अरहर, ग्राम एक्सेट्रा आर द पल्सेस व्हिच आर कल्टीवेटेड। असम में जो पल्सेस कल्टीवेट किया जाता है वो जो एग्जाम्पल है वो है ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, लेंटिल, पी, अरहर, ठीक है। जूट has been extensively cultivated
इन आसाम बाय द फार्मर्स माइग्रेटेड फ्रॉम द ईस्ट पाकिस्तान। देखो मैंने जो सेकंड पार्ट लिया था उसमें बोला था जो आसाम में माइग्रेट हुआ था लोग, कहां से कब माइग्रेट हुआ था, कब माइग्रेट हुआ था, तो उसमें से जो ईस्ट बंगाल से लोग आए थे तो वो लोग क्या करते हैं, जूट का कल्टीवेशन करते हैं आसाम में, ठीक है। इट इज कल्टीवेटेड मोस्टली ऑन द फ्लड प्लेन्स ऑफ द मिडिल एंड लोअर ब्रह्मपुत्र वैली। जो मिडिल और लोअर ब्रह्मपुत्र वैली है उसमें से जो फ्लड प्लेन है उसका, उसमें वो जूट की खेती करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे द एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ असम हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने पहले ही बोला जितना भी एग्रीकल्चरल जोन, एग्रोक्लाइमेटिक जोन है उसका हर एक जोन का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। कहीं पे रेनफॉल ज्यादा है, कहीं पे रेनफॉल कम है, कहीं पे दूसरा जो क्रॉप खेती किया जाता है, कहीं पे दूसरा क्रॉप होता है, ठीक है। विंटर राइस एंड जूट आर कल्टिवेटेड ड्यूरिंग समर पीरियड। उसमें जो विंटर राइस एंड जूट है वो समर पीरियड में उसका खेती किया जाता है। When monthly average rainfall is over 300 मिलीमीटर, ठीक है। जब जो मंथली रेनफॉल एवरेज है वो 300 मिलीमीटर के ओवर है तो उस टाइम में विंटर राइस एंड जूट की खेती होता है। अगेन रेनफॉल डिक्रीजेस व्हेन ड्यूरिंग विंटर with less than 10 mm of rainfall or monthly average basis. In this period mustard, wheat, potato and varieties of vegetable are grown. देखो हमें क्या पता है, जो अब ठंड का महीना चल रहा है तो इस टाइम में जो रेनफॉल होगा वो कम भी होगा, ठीक है। तो इस टाइम में जो मस्टर्ड, व्हीट, पोटैटो, वेजिटेबल्स ये सारे के सारे खेती किया जाता है। ऑन द अदर हैंड झूम कल्टीवेशन इज लार्जली प्रैक्टिस्ड इन द हिल रीजन ऑफ द स्टेट। ये भी आपने सुना था नाम कहीं ना कहीं पे, झूम कल्टीवेशन। ये जो झूम कल्टीवेशन है एक कल्टीवेशन के टाइप होते हैं, तो ये जो हिल स्टेट होता है आसाम में वहां पे कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे द एग्रोक्लाइमेटिक जोन in the hills of Assam covering Karbi Anglong and Dima Hasao hill district is chiefly characterized by the झूम cultivation, shifting cultivation। देखो झूम कल्टीवेशन को शिफ्टिंग कल्टीवेशन नाम से भी जाना जाता है। और जो झूम कल्टीवेशन है ये ज्यादातर जो हिल स्टेट होते हैं उसमें, हिल डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसमें पाया जाता है, जैसे कार्बी आंगलोंग हो गया, डिमा हसाओ हो गया, तो इस जगह पे झूम कल्टीवेशन का खेती किया जाता है, ठीक है। जनरली द ट्राइबल पीपल कैरी आउट द झूम कल्टीवेशन विथ ट्रेडिशनल मेथड बाय बर्निंग एंड क्लियरिंग द फॉरेस्ट ऑन द सुइटेबल स्लोप ऑफ द हिल, ठीक है। जो ट्राइबल पीपल होते हैं उस प्लेस में तो वो लोग क्या करते हैं, एक मान लो एक हिल है, उसका जो स्लोप एरिया है उसमें क्या करेंगे, जो फॉरेस्ट रहेगा उसको क्लियर करेंगे। उसको क्लियर करने के बाद क्या करेगा, वो जो बर्निंग करेगा मतलब फायर लगा देगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, उसका जो प्लेस है पर्टिकुलर उसको सफाई करके वहां पे कल्टीवेशन करेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं झूम कल्टीवेशन। व्हेन the soil fertility gets reduced after carrying out झूम cultivation on a plot of land for several years together, a new plot of land is selected for झूम cultivation, ठीक है। मान लो एक पर्टिकुलर प्लेस है, उन्होंने क्या किया, जो ट्राइब है डिमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग के, उन्होंने 2 साल लगातार उस प्लेस में झूम कल्टीवेशन किया। देखो जहां पे 2 साल लगातार झूम कल्टीवेशन हुआ वहां की जो सॉइल है ना उसका फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद जो तीसरा साल होगा उसमें इतना मतलब प्रॉफिट नहीं होगा, उन लोगों को इतना क्रॉप ज्यादा ग्रो नहीं करेगा, तो उसके बाद क्या करेंगे वो लोग, वो प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस पे झूम कल्टीवेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम लाइक फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, सॉइल इरोजन, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एक्सेट्रा हैव क्रॉप्ड अप ड्यू टू दिस मेथड ऑफ कल्टीवेशन। मैंने पहले ही बोला था इस झूम कल्टीवेशन में फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है, तो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होगा, फॉरेस्ट को काटा जाता है। उसके बाद क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। उस टाइप जो सॉइल है उसका इरोड होता है। और एंड लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, 2 साल के बाद तीसरा साल उसका फर्टिलिटी नहीं रहता है, ठीक है। उतना मतलब तीसरा साल उतना जो क्रॉप उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से नहीं होता है। So there arises a need for the eco-friendly practice of झूम cultivation and more essentially effort should be made to popularize the practice of terrace cultivation। इसलिए क्या होता है, झूम कल्टीवेशन के दौरान एनवायरमेंट का बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो हमें एक इको फ्रेंडली झूम कल्टीवेशन के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। और एक जो इसका एक ऑल्टरनेटिव कल्टीवेशन भी है, इसको टेरेस कल्टीवेशन किया जाता है, टेरेस कल्टीवेशन भी बोला जाता है, ठीक है। आप लोग पिक्चर में देख सकते हो, देखो ये झूम कल्टीवेशन है, यहाँ पे झूम कल्टीवेशन किया, यहाँ पे फॉरेस्ट की हालत देखो, पूरा लैंड को उन्होंने क्या किया, डिफॉरेस्ट किया, पहले फॉरेस्ट को काटा गया, उसके बाद इसमें फायर लगा दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो प्लेस रहता है ना उसका फर्टिलिटी बहुत रिड्यूस हो जाता है।
उसके बाद उसका जो ऑल्टरनेटिव है, मतलब झूम कल्टीवेशन से हमें बहुत प्रॉब्लम होता है, तो उसका जो ऑल्टरनेटिव है उसको बोला जाता है टेरेस कल्टीवेशन। ये देखो, ये पिक्चर जो है वो टेरेस कल्टीवेशन के अंडर आता है। इसमें क्या जाता है, इसमें एक मान लो हिल लेता है, उसमें जो स्लोप है ना उसमें ही कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, ये जो स्लोप है ये स्लोप में ही कल्टीवेशन करते हैं, ऐसे लाइन में कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, ये होता है टेरेस कल्टीवेशन। ठीक है, उसके बाद देखेंगे popularize the practice of terrace cultivation instead of झूम कल्टीवेशन among the tribal people of Assam। तो हमें ये जो झूम कल्टीवेशन है उसके अगेंस्ट जो टेरेस कल्टीवेशन है उसको प्रोमोट करना चाहिए, क्योंकि टेरेस कल्टीवेशन में इतना फॉरेस्ट का जो डिग्रेड भी नहीं होता, सॉइल जो फर्टिलिटी है वो भी रिड्यूस नहीं होता। लेकिन झूम कल्टीवेशन में फॉरेस्ट टेरेस कल्टीवेशन के मुकाबले ज्यादातर फॉरेस्ट डिस्ट्रक्ट होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। ये था असम के जो एग्रीकल्चरल लैंड है, कितना पाया जाता है एग्रीकल्चरल लैंड, कहाँ कहाँ पे कौन सा क्रॉप्स पाया जाता है, उसके बारे में डिस्कस किया। तुम लोगों ने पहले 3-4 वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए थैंक यू। और तुम लोगों ने बोला कि जो इकोनॉमी का एक चैप्टर है, उसके बाद हिस्ट्री का जो एक चैप्टर है वो हम कवर करेंगे जियोग्राफी खत्म होने के बाद। ठीक है, उसके अलावा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो आप लोग वीडियो देखते हैं उसको लाइक कीजिए, उसको अपने जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं उसमें से शेयर कीजिए, तो हमारा भी मोटिवेट रहेगा, हम मोटिवेशन मिल सकते हैं उसे। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, गुड बाय।